हमारे दूसरे वक्ता हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर हिना मैम से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर इस सत्र के वक्ताओं को अंगवस्त्र अर्पित करें। इसी के साथ अब मैं प्रशांत कश्यप से अनुरोध करती हूं कि वे इस सत्र की बातचीत का प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग। क्लासरूम की तरह नहीं, गुड मॉर्निंग। ओके फाइन। सो हम लोग, चूंकि मैं अखबार से हूँ, दैनिक जागरण से हूँ, तो आप जानती हैं हम चाहते हैं कि आपके दिन का शुरुआत अखबार से हो। और इंडिया में, इस देश में अखबार बहुत पॉलिटिकल इन नेचर है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि रोज का हेडलाइन पड़ोस में कौन सी क्रिकेट टीम जीती है उसका होगा या किसी रग्बी मैच का होगा। यहाँ राजनीति ही हमारे ऊपर हावी रहता है और हम ऐसे ही हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि जो ये सत्र है, ये आज का जो दिन है, जो दूसरा दिन है, इसकी शुरुआत हम लोग राजनीति से ही करें। तो दोनों दिग्गज बैठे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हैं, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। और बहुत ही अगला परिचय देते समय मुझे इस कॉन्ट्राडिक्शन को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी पीएचडी सीपीएम पे है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी पे है आपकी, और ये राज्यसभा में भाजपा के मेंबर रहे हैं। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन और इस रेंज को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे इनसे बातचीत के दौरान। साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तमाम जगहों पे मीन मेख निकालते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। तो सर, हम लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं जी। पिछले दिनों, अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें, तो ये 3 महीने बहुत ही शोर से भरा रहा है। बहुत तेज आवाजें हर ओर आती रही हैं और कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं रहा है जिसने उन घटनाओं पे अपना एक पक्ष उनका ना रहा हो, कोई ओपिनियन ना रहा हो। कोई इस समय न्यूट्रल गियर में किसी की गाड़ी नहीं थी, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी, सिंदूर से लेके नेपाल तक की। ये जो 3 महीना है, जो सिंदूर से शुरू होता है हमारा और नेपाल तक, पहलगाम से शुरू होता है, लेकिन पहलगाम में मैं मानता हूँ कि हम सब की भावनाएं एक जैसी थी, तो उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन सिंदूर से लेकर नेपाल तक की जितनी घटनाएं हुई है, उसमें हम लोग बहुत आसानी से उसके किसी न किसी पक्ष में जाकर खड़े हुए हैं। तो सर, सिंदूर से ही बात शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपका पक्ष हमेशा सरकार के पक्ष की तरह ही रहेगा। और त्रिपाठी जी, आप क्या मीन मेख निकालेंगे, क्या कह रहे हैं? तो वन द वॉर लॉस्ट द नरेशन, ये एक बहुत ही ये भी एक बहुत बढ़िया नरेशन एस्टैब्लिश कर दिया गया कि लोगों के बीच में ये बात चली गई कि हमारी आर्मी ने तो जीत हासिल कर ली, लेकिन हमारी सरकार वो नरेशन का जो वॉर था वो नहीं जीत पाए। दूसरी बात, अभी टीवी पे कई तरह के सर्वे आ रहे थे, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करते रहते हैं। उनका एक सर्वे था जिसमें उनका एक अंडरलाइन ये था कि सिंदूर का इफेक्ट
जो है वो सरकार को या प्रधानमंत्री को वो बहुत मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है उस ऑपरेशन का वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ और बहुत देर तक सस्टेन भी नहीं किया। तो हम यहीं से आपकी राय इस पर क्या है, यहीं से बात शुरू करते हैं। पहले मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद देता हूं और अनंत विजय जी को कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया, और हेना जी बैठी हुई हैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, जहां तक भारत को देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर मत देखिए, भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। 1965 हो, 1971 हो, कारगिल हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये हमारी बाध्यता हुई है और बाध्यता पाकिस्तान पैदा करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक मकसद था कि आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान को सजा देना। हम पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने के लिए नहीं गए, हम आतंकवाद के बारे में पूरी दुनिया को संदेश देने गए। और इस कार्रवाई का एक और आयाम है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, अपने डेलीगेशन को भेजकर पूरी दुनिया को बताया और एक समर्थन हासिल किया। इससे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, ये पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारत ने पूरी दुनिया में दिखा दिया, यदि भारत की ओर कोई उंगली दिखाएगा तो हम उसकी उंगली काट लेंगे, और प्रधानमंत्री जी इसमें सफल हुए। एक दूसरा, हम उसके परमाणु केंद्र तक पहुंच गए थे। हम चाहते तो वह कर सकते थे जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। हम अमेरिका नहीं हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में यदि हम होते तो हम युद्ध जीतते, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी नहीं करते। हम पाकिस्तान से जीते, लेकिन हमने उस हिरोशिमा को आमंत्रित नहीं किया। ये भारत की शांति प्रिय रास्ते का द्योतक है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि नैरेटिव में मोदी जी आगे हैं, युद्ध में भारत आगे है, और पाकिस्तान उस दिन से ऐसा चुप बैठा है, लगता नहीं कि राजनीतिक नक्शे पे पाकिस्तान है। भूगोल के नक्शे पे तो पाकिस्तान है, लेकिन राजनीतिक नक्शे पे पाकिस्तान दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तीसरी बात आप देखिए, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान अपनी संप्रभुता ही खो दिया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत ने कहा तुमको जितना लगाना लगाओ, हमको जो करना कर लेंगे। प्रधानमंत्री झुकने नहीं गए। ट्रंप से मैसेज आ रहा है कि बात करो, बात करो। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाकर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एक भिखारी की तरह बैठा हुआ है। भारत चाहता है, प्रधानमंत्री जी ने एक ऑप्शन दिया है कि पाकिस्तान यदि चाहे तो भारतीय महासंघ का अंग बन जाए, हम उसकी स्थिति सुधारने के लिए तैयार हैं। उसको अमेरिका के सामने कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिपाठी जी, अब स्टेटमेंट आया है तो इस पे तो बात होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, बहुत मतलब अटैक ऐसा हुआ कि उसकी हालत खराब हो गई, नरेशन वाला फिर भी रह जाता है। और दूसरी बात है कि ये कैसा हराना हुआ कि वो हम ये तो कह रहे हैं कि वो नक्शे में रहेगा नहीं रहेगा, राजनीतिक नक्शे में क्या हाल है, लेकिन यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन जाता है, एफएटीएफ से बाहर निकल जाता है, सॉरी वो तो उसे पैसा मिलना शुरू हो गया, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलना शुरू हो जा रहा है। वो चाइना के जो परेड है उसमें शामिल है, लंच कर रहा है उसका आर्मी चीफ जो है, फील्ड मार्शल है, वो ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। हमें लग रहा है कि वो आउट हो गया। नहीं, देखिए प्रशांत जी, वॉन द वॉर लॉस्ट द नैरेटिव, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और जब हम 3 महीने के बाद ये बात कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंता की बात है कि मोदी से आगे पीछे नैरेटिव की सारी मशीनरी फेल हो जाती है। और ये सचमुच चिंता की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है। जिस समय दुनिया भर में युद्ध लड़े जा रहे हैं और लड़ने के बाद उसकी हम किसी परिणति तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां हमने युद्ध लड़ा, 3 दिनों में युद्ध खत्म कर दिया। जो दुश्मन था उसको अपनी घुटनों पर ला दिया, या कहें देशज में कहें तो औकात पर ला दिया। दुनिया के बड़े देश परेशान हो गए कि यह युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन क्या हम वो नैरेटिव बना पाए? तो मुझे लगता है कि हम वो नैरेटिव नहीं बना पाए।
और जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की और जिस समय हमारे सेना की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बीच के 4 घंटे तो देश के लोगों के लिए बहुत भ्रम के थे। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बहुत कट्टर वाले समर्थक हैं, उनका भी आत्मविश्वास डोल गया था। उनको भी लगा कि क्या ट्रंप ने सब कुछ कर दिया क्या। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने खुद उसकी कमान संभाली, जब उन्होंने नैरेटिव को नए सिरे से परिभाषित किया, और आज जब हम मिरांडा हाउस में बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है। दैनिक जागरण यहां अभिव्यक्ति का उत्सव मना रहा है, इतना सुंदर दृश्य है। किसी को चिंता नहीं है कि सुबह हम निकलेंगे तो क्या होगा, हमारी पार्लियामेंट में क्या होगा, प्रेसिडेंट हाउस में क्या होगा। और दुनिया के हर हिस्से में नौजवान हाथ में पत्थर, आग जलाता हुआ, किसी को मारता हुआ, उस तरह से। तो मुझे लगता है नैरेटिव की जब हम बात करते हैं और युद्ध समाप्त करते हैं अपनी शर्तों को, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर गवर्नमेंट मशीनरी और बीजेपी मशीनरी उस वक्त तो नैरेटिव कामयाब करने में नहीं हो पाई। उस तरह से एक तरह से कहें कि वो हार गई, और उसके बाद उस नैरेटिव पर पकड़े। एक चीज और जरूरी है, देखिए दुनिया में कुछ चीजें तो हमें समझनी होगी। जब हम बड़े कमजोर रहते हैं, जो घर गांव से लोग आए हैं या मोहल्ले में रहते हैं, तो जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो सब आपसे बड़े अच्छे से रहते हैं। जब आप थोड़ा सा यूं सबके घर न्योते में चले गए, लेकिन जब आप इस स्थिति में आने लगते हैं कि उस जगह पर आप लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, तो फिर आपके कंपटीटर खड़े होते हैं, प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं। जो आपका दोस्त है वो कहता है, वो डायलॉग है ना कि तब दुख नहीं होता जब वो फेल हो जाए, तब ज्यादा दुख हो जाता जब वो टॉप कर जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त से दिक्कत हो गई क्योंकि दोस्त तो टॉप कर गया। नरेंद्र मोदी तो दुनिया के लीडरशिप लैडर पर बहुत ऊपर चढ़ गए। तो मुझे लगता है इसने भी नैरेटिव को, और शायद हमारी अपनी मशीनरी को भी नहीं पता था कि इस बदले हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हमको किस तरह से अपनी बात रखनी है, हमको क्या बताना है दुनिया को और अपने देश के लोगों को। ठीक है सर, मैं हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे थे तभी ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि मेरे एक मित्र हैं, घनघोर वामपंथी हैं, मोदी को मतलब रोज जब तक वो सुबह में, हाँ जब तक सुबह में वो मतलब आधे घंटे वो गड़िया न ले, वो फिर चाय नहीं पी पाते, उस तरह के लोगों में से है। और कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, बंगाल इलेक्शन का प्रचार भी उस समय चल रहा था, सब कुछ। मुझे याद है उन्होंने मुझे फ़ोन करके कोविड के इलेक्शन के समय में बोला था कि प्रचार खत्म हो गया है, एक बार मोदी जरा नज़र डाल देना ऑक्सीजन सप्लाई और फलाने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उतने घनघोर वामपंथी को भी मोदी से ही उम्मीद थी कि मोदी अब आ गया है ना, तो अब ठीक हो जाएगा, अब ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह वगैरह जो भी ये सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर बस यही हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री आए तो उससे पहले पार्टी और सरकार वैसा नरेशन बिल्ड नहीं कर पाई। ये क्यों हो रहा है सर? मतलब क्या बहुत मजबूत नेता होने का एक नुकसान भी है? देखिए, किसी ट्रेन में 4 इंजन लगा दीजिए, वो ट्रेन तो आगे तो नहीं बढ़ेगी लेकिन एक्सीडेंट जरूर होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता हैं और हम सब उनके साथ हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसी को पता नहीं था कि मोदी जी आएंगे। तो भारत की जो भूमि है बहुत ही प्रतिभा के लिए उर्वरा भूमि है। कभी ना चाणक्य की कमी रही है ना चंद्रगुप्त की कमी रही है। जब समय आएगा तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों पैदा लेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी आए। अब उनकी हैसियत क्या है सो बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की तुलना आज के अमेरिका के प्रेसिडेंट से करना, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से करना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से करना नाइंसाफ़ी है। यदि इनकी तुलना होगी तो चर्चिल से होगी, लिंकन से होगी, उन लोगों से होगी जिन्होंने अपने देश को एक, जिसको कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इन्होंने सत्ता में आने के बाद जो भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने की कोशिश की, दुनिया तभी आपकी सुनेगी। आप वसुधैव कुटुंबकम कहते रहिए, आपके हाथ में पैसे नहीं है, कोई सुनेगा नहीं। ताकत की पूजा होती है। नरेंद्र मोदी ने भारत को ताकत के रूप में खड़ा कर दिया है। ये पश्चिम को अच्छा नहीं लग रहा है। जो नव साम्राज्यवादी ताकतें हैं, एक बात, ये बच्चे हैं, आप पढ़ते होंगे पॉलिटिकल साइंस में, आप लैटिन अमेरिका का इतिहास पढ़ लीजिए। ब्राजील में लीडरशिप उभरी, उसको समाप्त किया। अर्जेंटीना में लीडरशिप उभरी, उसको समाप्त किया। अमेरिका को जब भी कोई लीडरशिप दुनिया में उभरती है, जो लीडरशिप पश्चिम के नेतृत्व के बराबर की छवि लेती है, तो उसका पहला काम होता है उसको समाप्त करना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मामले में करने में असफल रहे और नरेंद्र मोदी
इसलिए नैरेटिव क्रिएट कर पाते हैं कि ही इज ए विजनरी लीडर, और उनका विजन क्या है सो बता रहा हूं। जब सत्ता में आए और उन्होंने कहा कि मैं जनधन अकाउंट खुलवाऊंगा, तो अच्छे लोगों को लगा कि अकाउंट खुलवा कर क्या करेंगे। आज देश के वे लोग जो बैंक का बोर्ड देखकर कहते थे बड़े लोगों की जगह है, उनका अकाउंट है और पैसे डिजिटल ट्रांसफर से जा रहा है। शौचालय बनाना, सफाई का अभियान चलाना, तो वहां करते करते देश को औद्योगिक विकास में ले जाना। इसलिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी एक विचार का नाम बन गया है। विकास की जो विचारधारा है उसी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया को न ट्रंप को अच्छा लग रहा है, न यूरोप के देशों को अच्छा लग रहा है, और उनकी छाती पर मूंग उगाकर हम भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभारेंगे। कौन विश्वास करेगा कि भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी? अमेरिका कैसे पसंद करेगा? इससे मोदी का जो नैरेटिव है वो ग्लोबल नैरेटिव है, वो डोमेस्टिक नैरेटिव नहीं है। वो राहुल गांधी को उसमें संकट जरूर हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल में वो ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं उनको संकट है। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2029 तक इस हिंदुस्तान को उस स्थिति में ला जाएंगे जब ट्रंप नई दिल्ली में आकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करेगा कि भारत से संबंध रखो। भारत पाकिस्तान नहीं है, ये उन्होंने संदेश ट्रंप को भी दे दिया है। आपसे भी मैं वही पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो मैं इनका पक्ष समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि क्या बहुत मजबूत नेता होने से सरकार या पार्टी इतना उसके ऊपर इंक्लाइंड और इतना उसके ऊपर निर्भर करने लगती है कि कभी कभी वो रिलक्टेंट हो जाता है, आलसी हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं, देखिए, ये मुश्किल तो कभी भी जब कोई बहुत स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो ये मुश्किल होती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इसकी बात करनी चाहिए। कोई इसकी बात नहीं करना है कि नरेंद्र मोदी नेता के तौर पर मजबूत हैं तो क्या दूसरे लोग नहीं होने चाहिए। 4 इंजन तो कभी काम नहीं करते, इंजन तो एक ही होगा। लेकिन जो डिब्बे हैं वो क्या बढ़िया से ठीक से काम कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए जब हम आज की बात कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ चूंकि मिरांडा हाउस के बच्चे हैं, दूसरे कॉलेजेस के भी होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों के लिए हम दुनिया की तरफ देखते थे, आज दुनिया हमारी तरफ देख रही। उदाहरण के लिए 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होता है, 2023 में उस पर काम शुरू होता है। फॉक्सकॉन और वेदांता का प्लांट लगते लगते टूट जाता है, लोग कहते हैं कि फ्लॉप हो गया। 1980 में यानी 83 में 80 के दशक में भी चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात हुई, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। और 23 में जब प्लांट नहीं लग पाया तो उसके बाद क्या होता है? आज हम यहां 25 में बात कर रहे हैं सितंबर में, 6 सेमीकंडक्टर प्लांट लग चुके हैं। पहली मेड इन इंडिया चिप आ चुकी है। यानी जो कोविड के समय में हमारी कार नहीं मिलती थी, हमारा लैपटॉप नहीं मिलता था, हमारा मोबाइल नहीं मिलता था, हमारी जो भी चिप से बनी चीजें हुई उसकी 8-8, 10-10 महीने की वेटिंग हो गई थी, हम उस तरफ बढ़ रहे। हम आज दुनिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो पीएम का गति शक्ति मिशन है वो कमाल का काम कर रहा है। हम उस तरफ जा रहे हैं जहां दुनिया कहती है कि आप दुनिया के किसी देश के मुकाबले हैं तो वहां। और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, हम मुंबई एयरपोर्ट पर थे और एक विदेशी चौंक गए। उसको जब लगा कि चायोस पर उसने ये इससे यूपीआई से पैसे खट से ट्रांसफर कर दिए, चेंज का भी झंझट नहीं, चेंज कराने का भी झंझट नहीं। तो मुझे लगता है भारत ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन सब कुछ वाया नरेंद्र मोदी आएगा तब इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये इतनी बड़ी विदेश नीति, इतनी शानदार विदेश नीति कि हम दुनिया के हर देश के साथ बैलेंसिंग करके चलने की स्थिति में हैं? और अमेरिका के मामले में हमारी जो फॉरेन की टीम थी वो संदेश देने में चूक गई, ये सवाल नहीं खड़ा होगा? क्योंकि वो संदेश देने में तो चूकी ना, उसका कुछ तो टाइमिंग तय होना चाहिए था। हमारे लोगों ने क्यों नहीं वो बात कर ली? ट्रंप को आप छोड़ दीजिए, ट्रंप तो थोड़े मन मिजाजी हैं, थोड़े अपने हिसाब से हैं, इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाए और थोड़ा मन मिजाज बदल जाए तो कुछ भी करता है। लेकिन क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो नेगोशिएटर्स की टीम थी, जो हमारे लोग थे वहां, वो इसको नहीं भांप पाए? मुझे लगता है उस पर तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और मैं फिर कहता हूं, किसी भी सरकार में, किसी भी सिस्टम में अगर लंबे समय तक एक सेट ऑफ पीपल होते हैं तो जड़ता आती है, वो मुश्किल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार को भी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए नए तरीके से सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, लोग यही चाहते भी हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा दुख है, और ये कम से कम मैं इनको 50 टीवी चैनलों पे देख चुका हूं, 85 बार बहस करते हुए, तरह तरह से, कभी ब्लैक बोर्ड पे लिख के, कभी वो ताश के पत्ती सब फेंट के सारे नाम लिख के और उसमें से एक एक निकाल के, मतलब 50 से ज़्यादा प्रोग्राम में ये
अंदाज लगाते रह रहे हैं कि जो लीडर उभरता है उसे तो उभरने दिया जाता है, जिस लीडर को चुनना है वो चुन क्यों नहीं पा रहे? अध्यक्ष कब मिलेगा हमें? उनको वो अब अगली बहस में बढ़े आगे। वो पिछले 6 महीने 1.5 साल से यही बहस किए जा रहे हैं टीवी पे। गलत बोल रहा हूं त्रिपाठी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कौतूहल का तो मामला है, लेकिन देश का एजेंडा नहीं है। ये कौतूहल को लोगों ने एक विचारधारा बना दिया है। पार्टी अपने समय पर अपने तरीके से अध्यक्ष देगी और जल्दी ही अध्यक्ष के पद पर कोई सुशोभित होगा, और इसके लिए पार्टी में विचार विमर्श चल। एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी को कोई संकट नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी चलती है आम सहमति से, कलेक्टिव लीडरशिप से। अध्यक्ष पद पर ए बैठे, बी बैठे, सी बैठे, पार्टी वैसे ही चलेगी जैसे चलती थी, चलती रहेगी। इसलिए बाकी लोगों को, मीडिया को एक अच्छा मौका मिला है कि डिबेट करते रहते हैं। अगर नहीं तो मीडिया का ये डिबेट का हिस्सा छिन जाएगा तो फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखेंगे, ताश के पत्ते क्या निकालेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है इसकी चिंता नहीं कीजिए। कोई अच्छा उपयुक्त कार्यकर्ता ही पार्टी का अध्यक्ष होगा। किसी राज परिवार का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा। वंशवाद से आया हुआ व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा। जब जेपी नड्डा हुए किसी को मालूम नहीं था, जब कुशाभाई ठाकरे हुए किसी को मालूम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक के बेटे थे। नरेंद्र मोदी जी की तो कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरह से गरीबी से निकल कर आए। तो पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी है। मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होता है और कार्यकर्ता ही पार्टी का अध्यक्ष बनता है। इस बात से का संतोष करना चाहिए। और दूसरी पार्टी को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कहता हूं कि संदेश दें कि वे भी राजमहलों से बाहर निकलें और कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाएं, तभी देश का डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकता है। अन्यथा पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी नहीं हो तो देश के भीतर का डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकता है। त्रिपाठी जी, क्या चैलेंज ये है राकेश सिन्हा जी को और इनके जैसे भाजपा के तमाम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर आने के 10 दरवाजे हैं और रंग महल के 10 दरवाजे जैसे कहा जाता है, उस तरह से कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा से आता है, कोई एबीवीपी से आता है, कोई प्रचारक संघ की तरफ से आते हैं, कोई जिला स्तर पर राजनीति करते हुए भाजपा में आ रहा है, कोई कांग्रेस से भी आ रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है। मतलब तो क्या इन सब के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं? कुछ मतलब सबको मैनेज करते करते लोग कह रहे हैं कि सिर्फ संघ को मैनेज करने, और संघ क्या सोच रही है वो हमें तो कई तरह के दरवाजे दिख रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए, सरसंघ चालक जी ने तो अब कह दिया ना कि हमें तय करना होता तो अब तक हो नहीं गया होता। मतलब संघ की तरफ से कम भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष के लिए कोई संकट नहीं। ये अलग बात है कि स्वयंसेवक और जो इस राष्ट्रवादी विमर्श का कार्यकर्ता है वो चाहता है कि संघ का दबाव रहे, हाथी पर महावत वाली भूमिका रहे, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही है। सत्ता का संघर्ष भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर ठीक से चल रहा है। सवाल यह है कि क्या आज तक के इतिहास में कभी हुआ कि बीजेपी का अध्यक्ष इतने समय पर विस्तारित हुआ हो? नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या इस तरह से मंत्री रहते हुए अध्यक्ष की भूमिका, जेपी नड्डा जी बहुत योग्य कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से छात्र संघ की राजनीति से सब करते हुए ऊपर तक आए और बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन क्या इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एडहॉकिज्म में अध्यक्ष चले? ये होना चाहिए क्या? ये आंतरिक लोकतंत्र लोगों की चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ मीडिया के लिए मसाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि देश के हर राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए। और मैं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली मंगल मिलन शुरू किया था, मैं उसका हिस्सा था, तब पुराने वाले भाजपा कार्यालय में हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों को लिखना चाहिए, ये पार्टियां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, उनमें चुनाव नहीं होता, एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी, एक ही परिवार। ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवादी राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करती है, हालांकि छोटे छोटे वंशवादी अब भाजपा में भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतनी व्यवस्थित पार्टी, इतना शानदार नेता, वो अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा? हर बार आता है कि इसके बाद अभी तो मान लीजिए पितृपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसके बाद बिहार चुनाव आ जाएगा, मतलब इसके बाद कहेंगे कि दीपावली आ गई, फिर बिहार चुनाव आ गया, फिर होली आ गई,
सवाल यहां यह है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुने जाने से पार्टी में एक तरह का कुछ आलस जैसा या दिशाहीनता वो हावी हो रही, या फिर पार्टी के भीतर इतनी मुश्किल है कि अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे कि किसको बनाएंगे, तो पीढ़ीगत परिवर्तन में कौन मददगार होगा? ये बड़ा सवाल है। आप लेना चाहेंगे इस सवाल? देखिए, पार्टी का अध्यक्ष नहीं होने से या होने से हमारी कोई कमी नजर आ रही है क्या? हम चुनाव जीतते जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, हम अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं, और पार्टी के अध्यक्ष का मुहूर्त हम निकालेंगे। हमारी पार्टी का अध्यक्ष का मुहूर्त कोई टीवी स्टूडियो नहीं निकालेगा। जब हमें अच्छा लगेगा, विवाह मुझे करना है तो मुहूर्त मैं निकालूंगा कि मेरा पड़ोसी निकालेगा? पार्टी का अपने अध्यक्ष का मुहूर्त निकाल लेगा। जिस दिन मुहूर्त निकालेगा वो प्रेम विवाह आपको दिखाई पड़ जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पार्टी का अध्यक्ष आएगा, अनडिस्प्यूटेड अध्यक्ष होगा, अच्छा कार्यकर्ता अध्यक्ष होगा, और जल्दी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है सर, जब मन चाहे शादी करें। हम तो मीडिया है, हम बोलते रहेंगे कि अब उम्र हो गई है। नहीं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है। गुजरात, जहां से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी आते हैं, वहां का भी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है। सीआर पाटिल मंत्री भी हैं और वहां के सहवालियों का भी सहवालिया जो जिसको और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर संगठन को इस तरह से आप नहीं, पार्टी जीत रही है, सरकार, देश का मानस वो है, उसमें बिल्कुल चुनाव जीत रही है, लेकिन चुनाव जीते और संगठन निष्क्रिय हो जाए या अध्यक्ष विस्तारित पर विस्तारित हो, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक, आप इस टॉपिक से आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। मैं जब शोर की बात हुई है कि पिछले 3 महीनों में इतना शोर था और शोर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भाजपा के वाले के नज़र से जो द नॉटिएस्ट बॉय ऑफ द क्लास है, उस पर अगर हम लोग बात ना करें तो बात बनेगी नहीं। जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं राहुल गांधी जी, ठीक है। क्या भाजपा के लिए 19 के राहुल और 24 के राहुल, क्या अब वो सीनियर सेकेंडरी में पहुंच गए हैं और उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो ये न कह रहे कि मैंने कहा था तो हुआ है, और ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं देखो नहीं हो रहा है। राहुल गांधी वो हैं जो बहुत मेहनत से दूध इकट्ठा करते हैं, बाद में उसमें नींबू डालकर दूध का कैरेक्टर बदल देते हैं। वो बेचारे की हालत यह है। मैं बेचारा इसलिए कहता हूं कि निश्चित वो सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, राजनीति की समझ नहीं है। जब राज परिवार ने उनको थोप दिया है, जो व्यक्ति भारत में कितने राज्य हैं यह नहीं जानता हो, जो व्यक्ति जब संसद चल रहा हो तो विदेश चला जाता हो, सीआरपीएफ का सिक्योरिटी बाहर नहीं लेता हो, बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। सिक्योरिटी पर, वीआईपी के सिक्योरिटी पर सरकार का एक बड़ा बजट होता है, और वो सिक्योरिटी बाहर जाते हैं, कहते सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ आप करते हैं जो सिक्योरिटी वालों से डरते हैं? सिक्योरिटी का काम होता है आपको सुरक्षा देना। तो राहुल गांधी इस देश में एक ऐसे व्यक्ति, एक किसान है जो दिन भर हल चलाता है और शाम को रिपोर्ट करता है कि कुछ नहीं हो पाया। तो बेचारा मेहनत करता है, मेहनत का परिणाम नहीं आता, चूंकि कांग्रेस पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है। बैंकक्रप्ट पार्टी, बैंकक्रप्ट लीडरशिप, बैंकक्रप्ट आइडियोलॉजी, वो नरेंद्र मोदी के सामने ये तीनों बौने हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बात करना, अब बच्चों का समय जाया करना है, उसके प्रति सबों की सहानुभूति है। मुझे लगता है राहुल गांधी विदेश में ही आराम करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। विवाह कर लेते राहुल गांधी, देश खुश होता है। हम चाहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार आगे बढ़े, क्योंकि वंशवाद समाप्त हो जाएगा, फिर प्रियंका गांधी पर जाएगा। तो हम सबकी, मैं मिरांडा हाउस के बच्चों से भी कहता हूं कि भगवान से प्रार्थना करें कि राहुल गांधी जल्दी शादी करके घर बसाएं और आराम से रहें। ये तो हमारा काम था ऊपर बताना। त्रिपाठी जी आप बताइए, मान तो ये भी रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत दिखा भी पिछले इलेक्शन में, जो भी थोड़ा बहुत नंबर आप, मतलब अचानक मतलब मिरांडा हाउस में अचानक थोड़ी मिल जाता है एडमिशन। आपको पूरा मेहनत करके बहुत दूर दूर तक आना होता है, लेकिन आप क्लास दर क्लास खुद को ठीक करते आते हैं। तो 19 से तो बेहतर हुए हैं वो, और मेहनत कर रहे हैं, ये भी ये मान रहे हैं। तो अब जो 19 में जब वो बोल रहे थे और उसका जो जनमानस पे प्रभाव पड़ रहा था, और 24 में जब वो बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे नरेशन को हमने फेल होते देखा है, चौकीदार चोर है को फेल होते देखा है, रफेल वाले मुद्दे पे फेल होते देखा है, तमाम चीज़। लेकिन क्या इस बार जब वो बोल रहे हैं
क्योंकि मेहनत करके आए हैं यहाँ तक, तो आपको लगता है जनमानस पे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, एक तो ये कि मैं राकेश जी की बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि राहुल गांधी पर बात करना मिरांडा हाउस के बच्चों का समय बर्बाद करना है। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और उन पर बात तो हमें हर हाल में करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ी तालियां बचा के रखिए, क्योंकि इसके आगे भी मैं बोलने जा रहा हूं। वो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म आप लोगों ने देखी है कि नहीं? उसमें गवाही देने जाते हैं तो कहते हैं कि साहब इतना बड़ा था, तो जज साहब कहते हैं, कुछ कहते हैं तो वकील कहता है कि अरे वो इतना बड़ा कहा था, तो धीरे से कान में कहता है तो मुर्गा था, तो कहे दूसरा हाथ नहीं लगाया। तो मैं भी दूसरा हाथ लगाने जा रहा हूं, ताली बचा के रखिए। राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार स्तरहीन नेता प्रतिपक्ष भारत के स्वतंत्र इतिहास में कभी नहीं। जिस व्यक्ति को राजनीति में स्थिरता का मतलब नहीं पता है, जो व्यक्ति सिर्फ अराजकता के बूते भारत की सत्ता हासिल करना चाहता है, जिस व्यक्ति को लगता है कि सोकर उठे और उसके लिए इस देश का नौजवान, इस देश का मीडिया, इस देश की सारी संस्थाएं उसको सत्ता तक पहुंचाने के लिए मददगार हो जाएं, ऐसा व्यक्ति राजनीति के कतई योग्य नहीं है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी पर निरंतर बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हमारे बगल में नेपाल हम जलता हुआ देख रहे हैं ना, हमारे बगल में हमने ढाका मॉडल देखा ना, हमारे बगल में हमने कोलंबो देखा ना। दुनिया के हर देश में नेताओं की अकर्मण्यता की वजह से, उनके भ्रष्टाचार, वंशवाद, और इस देश ने उसको बहुत पहले देख लिया है। 2011 से 2014 का कालखंड, उस वक्त तो मैंने बहुत रिपोर्ट भी की है। लोग फैक्ट्री से, अपने ऑफिस से सब छोड़कर चले आते थे इंडिया गेट और रायसीना पहाड़ी के नीचे। क्यों चले आते थे? उनको लगता था कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। और उस वक्त देश ने यह आंदोलन पैदा किया जिसमें दो नेता पैदा हुए, एक अरविंद केजरीवाल, एक नरेंद्र मोदी। यह अलग बात है कि एक और बेईमानी के आवरण में चला गया। दूसरा नेता अभी भी आपके सामने है। राहुल गांधी की बात करिए, पैरेलल आप खड़ा करेंगे तब आपको समझ में आएगा इस देश की राजनीति में कौन किस तरफ जा रहा है। और मैं फिर कहता हूं, जब कोई काम अनमने ढंग से करते हैं, मुझे जो काम अच्छा लगता है मैं सुबह से रात तक करता हूं, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। और वो भी अगर मान लीजिए कि चुनाव चल रहा हो, चुनाव का दिन हो, तो हम पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर उस समय हम छुट्टी मनाने चले जाएंगे? संभव ही नहीं। मैं बिजनेस चैनल में था मुंबई में, और वहां पर मुझे याद है कि बजट के समय में हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता था तो मुझे वो छोड़ना पड़ जाता था, क्योंकि घर के लोग घूमने जा रहे हो, पिताजी बैंक में थे तो उस वक्त वो 3 साल पे मिलता है ना, तो मैं किसी छुट्टी में नहीं जा पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बजट पे उस चैनल में रहना जरूरी था। राहुल गांधी देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय मलेशिया घूमने चले जाते हैं। आप लोग उनको जिम्मेदार मानते हैं? आप में से कोई उस जगह होता तो छुट्टी मनाने जाता क्या? बताइए आप, सचमुच आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप में से कोई होता, इतना महत्वपूर्ण चुनाव होता, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और वो आदमी मलेशिया घूमने चला गया और लौट कर आ रहे हैं, तो आप सबको वो वीडियो देखना चाहिए। जब वो नई वाली संसद में वोटिंग के लिए जाते हैं तो वो हम आप नहीं गए हैं ना संसद में, वो तो रोज ही संसद जा रहे हैं और उनको यही नहीं पता किधर जाना है। ऐसा आदमी लॉस्ट माइंडेड है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष पर चिंतित होइए। वो व्यक्ति लगातार आपके वोट का अपमान कर रहा है। जब वो रोज कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, तो जो आप लाइन में लग के सर्दी गर्मी बरसात में वोट करते हैं, उस वोट का अपमान कर रहा है। 2024 के चुनाव में बिल्कुल आप प्रशांत जी ठीक करें कि उनकी बात बहुत से लोगों को समझ में आई, जब उन्होंने बीच रास्ते पर एक पत्रकार की जाति पूछकर उसको पिटवा दिया, बाद में वो पिछड़ी जाति का निकला। आप जरा सोचिए, आप लोग यूथ हैं, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहने की आदत है। मैं खुद छात्र संगठन से इधर की तरफ आया हूं, पत्रकारिता की तरफ। मुझे पता है कि ये नारा लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी सत्ता है उसके खिलाफ बोलने में आनंद आता है, लेकिन जरा ये ध्यान दीजिए कि क्या ये सत्ता जो है वो आपके लिए बुरा कर रही है या भला कर रही, या जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनके मन में सिर्फ सत्ता पाने की इच्छा है। इस देश की आज के समय में जो दुनिया में स्थिति है उसको जरूर सोचना है। क्या हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? एनीवन? आप में से कोई जवाब देगा? हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? नहीं है ना। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कहते हैं डेड इकोनॉमी है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष आज तक हुआ क्या जो दूसरे देश के लिए भारत में माहौल बना रहा? हम बार्गेन टेबल पर बैठे हैं, हम निगोशिएशन कर रहे हैं अमेरिकी टीम के साथ, और उस वक्त हमारे देश का पक्ष कमजोर करना। मैं राकेश जी से पूर्णतः सहमत हूं कि राहुल गांधी पर बात करना वेस्ट करना है समय। राहुल गांधी पर जमकर बात करना चाहिए, वरना देश को यह व्यक्ति बर्बाद कर देगा। इतना स्तरहीन नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ है। मेरा एक चीज कहना है कि नई पीढ़ी को नया नैरेटिव गढ़ना चाहिए।
हमें ऐसा विकल्प दे दिया गया कि हम कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहते हैं, राहुल ठीक कि नहीं ठीक, देश में डेमोक्रेसी कैसे आएगा, वंशवाद कैसे समाप्त होगा। नई पीढ़ी के सामने चुनौती यह है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 लाख ऐसे नौजवान तैयार करेंगे जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक नए क्षितिज की ओर जाने की हम तैयारी करें। हम उनकी तरह मत उलझे रहें उस परिवार की राजनीति में। राहुल आए, प्रियंका आए, सोनिया आए, वो आते रहें, हम डेमोक्रेसी में उनके पैर के नीचे की जमीन छीन लेंगे। जो भी पार्टी वंशवादी होगा उस पार्टी का तिरस्कार करना, बहिष्कार करना, उसको पराजित कर देना, ये नई पीढ़ी के सामने चुनौती है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी भी परिणति उन राज्यों की तरह होगी जहां पर वंशवादियों ने देश को रसातल में भेज दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी बात तो कीजिए, लेकिन इनके पैर की जमीन खींचिए। कोई भी पार्टी हिम्मत नहीं करे कि अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। कोई पार्टी हिम्मत नहीं करे कि अपने परिवार के 5 लोगों को संसद में भेज दे। कोई पार्टी हिम्मत नहीं करे कि भ्रष्ट से भ्रष्ट कार्यकर्ता को संसद में मंत्री बना दे। ऐसा जिस दिन नई पीढ़ी सोच लेगी उस दिन हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी बदल जाएगा। इसलिए हमें अपना एक्टिविटी का मापदंड, देखने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी हम नए भारत का निर्माण करेंगे जो 2047 का भारत होगा। और इस पे मैं राकेश जी सहमत हूं। सर हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी इस रोमांस में रहते थे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर जब धीरे धीरे हम बड़े हुए तो हमें ये समझ में आया एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का मतलब हमेशा एंटी गवर्नमेंट होना नहीं होता है। एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम चेंज चाहते हैं। बेशक प्रधानमंत्री सर वो तो कहते हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। मैं वही पूछने आया था सर आपसे कि ये जो सिस्टम के अगेंस्ट गुस्सा होता है लोगों का, नौजवानों का खास तौर पे, वो आप क्या अभी तक सिस्टम बदल नहीं पाए? 20 साल 10 साल 15 साल से सरकार है हमारी, कि सिस्टम के प्रति के गुस्से के प्रति जो गुस्सा है या सिस्टम में चेंज होना चाहिए। क्यों राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी के साथ अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, आई वॉज बॉर्न इन द सिस्टम। वो ये मानते हैं कि वही सिस्टम है, वो उसमें पैदा हुए हैं, ठीक है। तो क्या वो सिस्टम अभी भी प्रिवेल कर रहा है? उसी सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं लोग तो सरकारें बदलती हैं। क्या वो सिस्टम अभी भी खड़ा है? और लोगों की जो तालियां मैं सुनता हूं वो बहुत कंफ्यूज्ड लगते हैं कभी कभी नौजवान मुझे, कि वो सरकार से नाराज है। मोदी की बात कीजिए तो बहुत खुश है, वो सरकार से नाराज है कि वो उस सिस्टम से उबे हुए हैं। देखिए क्या है कि एक लंबे समय की विरासत मोदी जी पर थी। आज से 10 साल पहले आप अखबार की कतरन इकट्ठा करते, कटिंग इकट्ठा करते, तो ऐसे समाचार छपते कि एक परिवार भूखे मर गया, एक परिवार के लोगों ने घर में बंद रहे, उनका अनाज नहीं था और वो अन्न के बिना मर गए। इस तरह की कतरनें आती थी। 2014-15 के बाद यह कतरन आना बंद हो गया। भारतीय राज्य की जो आमदनी है वो 80 करोड़ जनता तक पहुंचेगी। ये सिर्फ अडानी, अंबानी और टाटा बिरला की संपत्ति नहीं है। जो पैसा है उसका हिस्सेदार गरीब, गांव का गरीब है, ट्राइबल है, दलित है और सेवा बस्ती में रहने वाले लोग हैं। ये किसने इंश्योर किया? प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर किया। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैं टीवी चैनल पर बताया, मैं माँ के साथ बैठा हुआ था। मेरी माँ गोईठा पे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही थी। उसमें उनकी उम्र 30-35 रही होगी, मैं बहुत छोटा था। छोटे बच्चों में कभी कभी कोई बात रजिस्टर्ड हो जाती है। उनकी एक सहेली आई और कहा कि किसी गाँव में किसी व्यक्ति का नाम लिया, वो अभी तक जीवित ही थे। वो कोई महिला शौच के लिए गई और उन्होंने टॉर्च जला दिया, बिना शौच किए बाहर आ गई। ये एक घटना नहीं है, ये मैं तब सुना था जब मेरी आयु क्या थे मुझे याद नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही घोषणा की मैं 10 करोड़ टॉयलेट्स बनवाऊंगा, तो शहरों में रहने वाले जिनके घर में 5 लोग हैं, 6 टॉयलेट्स हैं, उनको इसका अंदाज नहीं होगा। इसका अंदाज उसको होगा जो गांव में रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको चेंज किया है, ट्राइबल बेल्ट में किया है। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, किसी का किडनी खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए तो उसके पास एक कार्ड है, वो जा सकता है। वो मौत को नहीं देखेगा कि ये बीमारी हुई और हम मर गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय सीमा के अंदर जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को देखना है तो आप गांव में जाइए,
सड़कों को देखिए, गांव के गरीबों को देखिए, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि लेकिन अभी बहुत चुनौती है। हर नौजवान को परीक्षा पास करते जॉब सुनिश्चित करना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। अगली चुनौती सरकार की यही है कि हमारे बच्चे पास करें और जॉब के लिए उनको भटकना नहीं पड़े। ये जरूर चुनौती है। मुझे लगता है मोदी जी यह भी कुछ सालों में करके दिखा देंगे। बच्चों, वैसे तो मेरा काम यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, और ख़ासकर तब जब मैं मिरांडा हाउस में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे महिलाओं का कॉलेज है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। मेरा काम सवाल पूछना था, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उसमें मुझे एक बात, आपको एक दृश्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिहार से हूँ, और बिहार में आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 25 साल पहले आप कहीं भी जाते अगर अपनी गाड़ी लेकर, तो लौटते हुए अंधेरा ही हो जाता था, क्योंकि रास्ते ऐसे थे कि आप कहीं भी जाइए, कहीं से कहीं जाइए, जब आप लौट रहे होते हैं तो अंधेरा हो जाता था। और ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं मतलब चूंकि मैं जमशेदपुर में पढ़ता था या उस समय कलकत्ता में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं गांव आया था और अपनी गाड़ी से मुजफ्फरपुर गया, और वापस जब चंपारण अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था रात के समय में, ये अभी भी मैं याद करता हूँ तो बहुत दुख और बहुत डर दोनों ही लगता है कि भगवान न करे ऐसा समय फिर से आए। सर, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं देखा कि मैं अंधेरा हो गया है, तो जब रोड नहीं है तो लैंप पोस्ट की तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी। और मैं देखा अचानक से कि दोनों तरफ औरतें खड़ी हो रही हैं, और मैं गाड़ी जहां जहां मेरी गाड़ी की रोशनी जा रही है, मैं देख रहा हूं औरतें खड़ी होते जा रही है दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड में, घुप अंधेरा। मुझे थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब जैसे ही किसी गांव के आसपास पहुंच रहा हूं, दोनों तरफ औरतें क्यों खड़ी हो रही है। मेरे साथ जो व्यक्ति थे, मैंने उनसे पूछा कि ये जिस भी गांव के पास पहुंच रहा हूं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो कह रही है वो लोग बाहर आई हैं नेचर कॉल पे, और आपकी गाड़ी की रोशनी में वो लज्जा में खड़ी हो जा रही हैं। आप इमेजिन कीजिए कि किस दौर से हम लोग निकल के आए हैं, कि वो लज्जा में खड़ी हो जा रही है, वो उस समय किस स्थिति में रही होंगी। और मैं अभी भी याद करता हूं तो वो बहुत ही डरावना है। तो मैं मानता हूं कि काम हुआ है सर, मैं उससे बात नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। बच्चे भी जब मानते हैं कि काम हुआ है, हम सारे पोस्टर्स हमने पढ़े हैं, जनधन के, आयुष्मान के, ODF के, तमाम चीज़ के पोस्टर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स स्टिल देयर, वो सिस्टम अभी भी है बरकरार, जो मैं आनंद जी से साइड में कभी कभी बोलते रहता हूँ कि ये रह गया है अभी। तो बात वहाँ उसमें क्या है कि एक लोकतंत्र में परिवर्तन की एक तरीके होते हैं। यदि आप बहुत तेज चलेंगे तो दुर्घटना की भी गुंजाइश रहती है। प्रधानमंत्री के सामने प्राथमिकता थी गरीब गांव का लोग। मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि हमारी माँ बहनें सड़क पे खाली स्थान पे शौच जाती थी, पैसा उसमें लगना चाहिए था कि कहीं और लगना चाहिए था। किसान जो पैसे के लिए तरस रहा था, पैसे उसके अकाउंट में जाना चाहिए था, कहीं और जाना चाहिए था। जो लोग बैंक अकाउंट में नहीं खुलवा पाए थे, वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, कोविड में भारत के अलावा किसने किया? भारत ने पूरी दुनिया को कोविड का मेडिसिन दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमें विरासत मिली, उस विरासत में जितना होना चाहिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं बनी रहनी चाहिए, लोगों के ग्रीवांस बने रहने चाहिए, तभी व्यवस्था भी काम करती है। इसलिए लोगों की शिकायत होना, ग्रीवांस होना, अपेक्षा रखना लोकतंत्र में या किसी भी व्यवस्था में नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है। उसके आधार पर ही हम अपनी नई नीतियों को बनाते हैं, नीतियों को नया रूप देते हैं। इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ, आपके विरोध का भी, आपके, लेकिन विरोध के साथ विकल्प देना चाहिए। वैकल्पिक नीति क्या हो ये बताना चाहिए। सिर्फ सड़कों पे खड़े होकर विरोध की जो संस्कृति है, वह कभी भी लोकतंत्र को सामर्थ्यवान नहीं बनाती है। ये सबसे जायज़ दलील के बाद मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवान सवाल अपना पूछे दोनों। जी क्यों नहीं पूछिएगा, कोई माइक है वहां पे? हाँ। और सवाल पूछिए, खुल के पूछिए सवाल अपने, क्योंकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर बैठे हैं। मैं हर्षवर्धन जी, मुझे मालूम है आपको जाना है, पर इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि आप सहमति की ओट में असहमत भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना। ये अभी प्रोफेसर साहब ने वंशवादी राजनीति के बारे में बोला। जिन पार्टियों में या जिस पार्टी में वंशवादी राजनीति नहीं है,
वो पार्टी अपना अध्यक्ष चुनने में इतना देर क्यों लगा रही है? क्या वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ गड़बड़ा गई है या कोई? आप तो पत्रकार हैं राकेश जी, से मैं इसलिए जानबूझ के नहीं पूछ रहा हूं कि आप खुल के बोलिए, क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा कि अभी नड्डा जी ही चलते रहेंगे? देखिए, मुझे तो अभी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ मामलों में बड़ी लोकतांत्रिक है, और मैं कह रहा हूं कुछ मामलों में तो उनका चुनाव राज्यों का, राष्ट्रीय परिषद का, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन सत्ता का संघर्ष जो पार्टी के भीतर चल रहा है, असली मुश्किल वहां है। वहां सहमति से चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की नौबत नहीं आती, अंत में लोग सहमत हो जाते हैं। कुछ एक उदाहरण वो उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था। कुछ एक उदाहरण है जहां लोग कलराज मिश्रा के सामने रामप्रकाश त्रिपाठी खड़े हुए थे, ऐसे से कुछ छोड़ दें तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ये सचमुच भारतीय जनता पार्टी की, और मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं अंदर अक्सर, जो है पीढ़ीगत परिवर्तन, उसका संघर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी को कोई संकट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विवाद नहीं। उसके बाद वाले पर गहरा विवाद है। अब इससे ज्यादा तो मतलब मुझे लगता है कि मैं भी तो हाँ, पीछे, हाँ देखिए वहां 2 हाथ उठे हैं। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता है। ये पूरी दुनिया की होती है। ये जरूर होता है कि ऐसे संकट के समय में लोगों में विरोध होता है कि क्रिकेट का मैच क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक विकल्प देकर रखना चाहते हैं कि तुम अखंड भारत का हिस्सा बनो। जिस विचारधारा के हम हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य है कि पाकिस्तान को भारत में फिर से वापस लाना, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत में आएगा। मित्रता से आए या ताकत से आए, पाकिस्तान को भारत के पास ही आना पड़ेगा। इससे क्रिकेट का रास्ता हमने अपनाया है कि चलो, जो लोग वहाँ पाकिस्तान के असेंबली में जब नरेंद्र मोदी जी का गुणगान हो रहा है, पाकिस्तान के असेंबली में लोग खड़े होकर कहते हैं हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। नेपाल में लोग कह रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो हम पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं, आ जाओ, सिंधु का पानी भी देंगे, फिल्म में जगह भी देंगे, और तुमको खाना पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, सब कुछ देंगे, आ तो जाओ। और मुझे लगता है कि वो आएंगे भी। अब उनको समझ में आ रहा है कि कटोरा लेके भीख मांगने से अच्छा है कि भारत के पास वापस आ जाना, और वो आएंगे। हमारा गोत्र एक ही है। अभी कुछ दिन के लिए बंटवारा हुआ है, जिन्ना करके चला गया। जिन्ना को भूलो, महात्मा गांधी को याद करो और देश में वापस आओ। बेटा, किसने ये सवाल पूछा था? आप खड़े हो जाइए। Yes. आपका नाम बता दीजिए। दृष्टि। पूरे देश की यही भावना है, राकेश जी टहला रहे हैं। किसी कीमत पर इन आतंकवादियों के साथ मैच नहीं होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ट्रेड और टेरर नहीं चल सकता, टेरर और टॉक नहीं चल सकती। तो जब टॉक नहीं हो सकती तो बिना मुंह पे टेप लगा के बात खेलेंगे क्या? क्रिकेट क्या बिना बात किए खेल सकते हैं क्या? इस देश के हर व्यक्ति को सरकार का और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का विरोध करना चाहिए, और उस हद तक विरोध करना चाहिए कि इनको आर्थिक तौर पर पस्त कर दिया जाए। टेलीविजन पर मैच देखना बंद कर दीजिए। क्रिकेट मैच जहां पाकिस्तान शामिल हो रहा है, उस मैच को देखना बंद कर दीजिए। अगर सरकार और संस्था अपने सहूलियत के लिहाज से जवाब दे तो उसका प्रतिकार करने का नाम ही यूथ होता है। आपको अपनी वो जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ जब तक खून बह रहा है, जब तक आतंकवाद हो रहा है, तब तक क्रिकेट बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे इस बात की खुशी है
कि संघ का राष्ट्रवाद मिरांडा हाउस में तो पहुंच गया है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि क्रिकेट का मैच का मैं डिफेंड करने के लिए अभी हूँ, करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात की मुझे संतोष हो रहा है कि जिस काम को हमने शुरू किया 100वें साल में आज हमसे ज़्यादा राष्ट्रवाद मिरांडा हाउस में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबका और आपकी ताली, हर्षवर्धन जी की बात पर ताली, उस बच्चे के प्रश्न पर ताली, ये बताता है कि आरएसएस अपने राष्ट्रवाद को और भी तीखा करे। हम तो थोड़ा सॉफ्ट कर रहे थे कि लोग कहीं ये न समझे कि हम बहुत रेडिकल हो रहे हैं। आपकी ताली के बाद हम अपने राष्ट्रवाद को और तीखा करेंगे और क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे। समय सीमा मुझे लगता है कि समय हमारे पास अब है नहीं। बाकी बातें टीवी पे और अखबार में रोज यही चलता रहता है, वहीं पे देखेंगे। ठीक है, आप इतने ध्यान से हमारी बात सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछ लो। सर प्रथम तो नमस्कार आप दोनों को। जैसा कि आपने बताया मोदी जी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में उनकी तुलना विंस्टन चर्चिल से कर दी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, एसएससी जैसे मुद्दे देखते हैं जहाँ पर शिक्षकों को डिटेन कर लिया जाता है, शिक्षकों को डिटेन कर लिया जाता है एसएससी जैसे मुद्दों पे। तो जहाँ शिक्षकों को डिटेन कर लिया जाए वहाँ युवा की हालत क्या होगी? उसके अलावा छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि 164A1 क्लॉज के तहत 90 सीट पर 13 ही विधायक होने चाहिए, आपके 14 विधायक कैसे हैं? ये मेरा प्रश्न है। स्टाफ सिलेक्शन पे उनका सवाल है कि एसएसटी जैसे मुद्दों पर जो नहीं, ये सवाल बहुत जायज़ है और मुझे लगता है कि इस तरह से काम करने वाले के लिए ऐसा कानून लाना चाहिए कि फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, त्वरित गति से देना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आउट करे, बच्चों के साथ जो न्याय करता है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम के ऊपर जो पानी फेरने का काम कर रहा है, उससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही नहीं होता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपका ग्रीवांस, आपका प्रश्न बहुत ही जायज़ है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्र भी है और हमें समय पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अगले सत्र की आप घोषणा कीजिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सत्र के वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि वह मिरांडा हाउस के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर इसकी शोभा बढ़ाएं। अब मैं अनंत विजय से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और इस सत्र के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।